हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजी क्लास हब। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10 के लिए बीबीडी गेस्ट पेपर 2025 का मैथ का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें आज आपको मिलेगा वास्तविक संख्याएं का प्रश्न 101 से लेके 130 तक। बाकी इसके पहले का जो भी क्वेश्चन है वो करवा दिया गया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के वीडियो देख लीजिए। अगर आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। पहला क्वेश्चन यानी कि 101 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि संख्या 0.32 को P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि दिया गया है हमको 0.32 और इसको लिखना है, इसके ऊपर एक रिंग लगा, इसको लिखना है P बटे Q के रूप में। तो P बटे Q के रूप में लिखने के लिए रेकरिंग को हटाना होगा, तो आगे 0 है पॉइंट के इधर, तो 0 लिख दिए सामने। ऊपर 32 है तो लिख दिए 32, और जब रेकरिंग को यहाँ पे हटाया गया है तो 2 गो अंक के ऊपर से रेकरिंग को हटाए हैं तो नीचे 2 गो 9 यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे पूर्णांक को खत्म करिए तो 99 से गुना करिए 0 में, तो 0 हो गया, और प्लस का 32 जोड़ दीजिए, यानी कि ये हो गया 32 बटे 99। अब आप देख सकते हैं ये कहाँ पे आंसर आपको मिल रहा है 32 बटे 99, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया कि दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तीय इनमें महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। ठीक है, बोला लघुत्तम समावर्ती यानी कि एलसीएम तथा एचसीएफ, एलसीएम तथा एचसीएफ का जोड़ दिया गया 600, और पहली संख्या यानी कि एक संख्या बोला 280 है तो दूसरी संख्या निकालना, यानी कि पहली संख्या दिया गया है, दूसरी संख्या निकालना है। और इसमें दिया गया है एलसीएम और एचसीएफ का योग 600, और बोला गया है कि एलसीएम क्या है, तो एचसीएफ का 14 गुना है। इसमें आपको पहले मानना होगा, तो लिखेंगे माना कि लॉफ बराबर एक्स, और मानिए आप मोफ बराबर वाई, तो लॉफ मोफ मान लिए। तो पहला बोला गया कि 14 गुना है, तो ये 14 गुना क्या है, तो लॉफ जो है मोफ का 14 गुना है, यानी कि लॉफ एक्स है और मोफ क्या है, वाई है। लेकिन लॉफ जो है ये मोफ का 14 गुना है, यानी कि यहाँ पे 14 से गुना कर देंगे, इसको बोलेंगे समीकरण फर्स्ट। आगे बोला गया कि एलसीएम तथा एचसीएफ का योग 600 है, यानी कि एक्स हमारा एलसीएम है, वाई एचसीएफ है, इसका योग बोला 600, यानी कि 600 कर दिए। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, यानी कि समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 का मान उठा करके समीकरण 2 में रख देंगे, यानी कि x बराबर जो 4y है, तो x की जगह क्या लिख देंगे, तो 4y लिख देंगे। x की जगह लिखेंगे 4y, यानी कि 14y है ये, 14y प्लस यहाँ पे y बराबर हो गया ये 600। 14 एक 15y बराबर 600 निकल करके आ गया, और y बराबर अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 600 बटे 15, और 15 चौक के 60 होता है, 4 बार में ये 40 हो गया, यानी कि y बराबर निकल के आया 40। y निकल करके आ गया 40, यानी कि y क्या माने हैं हम, तो y माने मोफ निकल करके आया 40। अब ये y का मान उठा करके समीकरण 1 में रख दीजिए। x बराबर है समीकरण 1 14y, और y की जगह रख दीजिए, y का मान जो अभी निकाले हैं 40, इसको रख दीजिए। तो x बराबर हो जाएगा 14 चौके 56 होता है, यानी कि 560, यानी कि यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ निकल गया है। अब एक संख्या दिया गया है तो दूसरी संख्या हमको निकालना है। तो आप पढ़े होंगे दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि a गुना b बराबर होता है मोफ गुना लॉफ। तो दो संख्या में एक संख्या दिया 280 गुना b हो गया, बराबर मोफ बताया गया कितना लेके आए हैं, अभी मोफ लेकर के आए हैं 40, और लॉफ है इसमें 560। ये 28 गुना 56 होता है, यानी कि 2 बार में 280 से 560 कट गया, और b बराबर ये हो गया 40 गुना 80, b बराबर 80, यानी कि दूसरी संख्या निकल करके आया हमारा 80। चलिए अगला क्वेश्चन, x पर पावर n प्लस 1 का गुणक x प्लस 1 है तो n निश्चित रूप से, यानी कि जब भी आपको बोला जाए कि अगर बोल देंगे कि 15 तो 3 का, यानी कि 15 का
गुणक 3 है। इसका मतलब क्या हुआ, जब 15 का गुणक 3 है, इसका मतलब 15 विभाजित होगा 3 से, तभी इसका गुणक होगा। अगर गुणक है तो वो विभाजित होगा। चलिए ये समझ में आ गया। तो क्वेश्चन पे आते हैं। बोला गया क्वेश्चन में कि x प्लस 1 का गुणक x प्लस x पर पावर n प्लस 1 का गुणक है x प्लस 1, यानी कि x पर पावर n प्लस 1 ये विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा, तो ये x प्लस 1 से विभाजित होगा, तभी इसका गुणक है। चलिए तो n का मान आप रखिए यहाँ। n का मान यदि हम 1 रखते हैं, n का मान 1 रख देंगे, तो n का मान 1 रखने पे होगा x पर पावर 1 प्लस 1 बटे हो जाएगा नीचे x प्लस 1। अब आपको दिख रहा है कि ये विभाजित है, n बराबर 1 रखे तो ये विभाजित है। ठीक है। अब अगला स्टेप में n बराबर आप 2 रखिए। n बराबर जब 2 रखेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बटे x प्लस 1। अब देखिए क्या ये विभाजित है, तो पता चलेगा कि ये विभाजित नहीं है। चलिए अगला अब देखेंगे, n बराबर रखिए आप 3। n बराबर जब 3 रखिएगा तो x पर पावर n है, यानी कि x पर पावर 3 प्लस का 1 हो जाएगा बटे x प्लस 1 होगा। अब देखिए ये विभाजित है कि अगर आप इसको बनाना चाहेंगे तो एक्स क्यू प्लस 1 पर पावर 3 दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे हो गया एक्स क्यू प्लस बी ए क्यू, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू का ये फॉर्मूला बन रहा है। और ए क्यू प्लस बी क्यू का एक फॉर्मूला होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस होता है बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इस पे आप इसको बैठा दीजिए, यानी कि x पर पावर 3 प्लस 1 पर पावर 3 को बैठाइए। इसको बैठाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 यानी a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर, एक जगह x है तो एक्स स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि x गुना 1 हो गया प्लस b यानी कि 1 पर पावर स्क्वायर हो गया, बटे नीचे है x प्लस 1। अब आपको पता चल जाएगा कि x प्लस 1 से ये x प्लस 1 कट जाएगा, यानी कि ये क्या है, विभाजित है। यानी कि यहाँ आपको पता चला कि ये विभाजित कब हुआ, जब n का मान 1 रखें तब हुआ, और n का मान 2 रखें तो नहीं हुआ, n का मान 3 रखें तब ये विभाजित हुआ। इसका मतलब बोला गया n निश्चित रूप से n क्या है, एक विषम पूर्णांक है, एक सम पूर्णांक है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए n क्या है, n 1 है 3 है, यानी कि यह क्या है, ये विषम संख्या है। और अगर 2 को रखे तभी हम सम को रखे तो यहाँ पे ये विभाजित नहीं हुआ, यानी कि n निश्चित रूप से क्या है, n एक विषम पूर्णांक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। यानी कि जब हमको भिन्न का दशमलव प्रसार शांत चेक करना होता है तो ये कैसा आना चाहिए, तो ये आना चाहिए p बटे 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n। अगर यहाँ पे हर 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में है, इसका मतलब ये शांत है। अगर ऐसा नहीं है तो ये अशांत है। हमको ढूंढना है कि दशमलव प्रसार शांत ढूंढना है। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। ये 11 बटे ये लिखा है 700। अब 700 का निकाल दीजिए अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में देखिएगा 2 से ये कट जाएगा तो ये होगा 350, फिर 2 से काटिए तो ये हो गया 1, ये हो गया 7, ये हो गया 5 यानी 175। और ये 3 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 5 से, तो 5 तिया 15, ये 5 25 हो गया। फिर 5 से कटाइए तो ये हो गया 5, ये हो गया 7, यहाँ पे हो गया 7। अब कटेगा ये 7 से तो ये 1 हो गया, यानी कि ये 2 पर पावर 2 ये निकल कर आया 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2 गुना 7 पर पावर 1। यदि केवल 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2 होता तो हम बोलते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है, लेकिन यहाँ पे 7 भी आ गया है तो ये इसका दशमलव प्रसार अशांत है, यानी कि शांत नहीं है। हमको शांत को ढूंढना है। अब 2 नंबर ऑप्शन में बोला गया कि 91 बटे 21 दिया गया है, तो आप 21 का निकालिए। अच्छा उसके पहले आप यहाँ पे कटा सकते हैं। देखिएगा ऊपर नीचे 7 से भाग लग रहा है, तो 7 21 यानी कि ये निकल कर के आया 300, और यहाँ भाग लगाइए तो 7 एकम 7 हो गया है ना, और ये 7 21 यानी कि यहाँ टोटल निकल कर आया 13 बटे 300।
और अब 300 का निकालिए अभाज्य गुणनखंड। 300 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आप 2 से पहले लगाइए भाग इसमें, ये हो जाएगा 150, फिर लगाइए 2 से तो ये हो जाएगा 75, अब लगाइए 3 से ये हो जाएगा 25, अब लगेगा ये 5 से और यहाँ 5 आ गया और फिर से लगेगा 5 से, तब यहाँ 1 होगा। यानी कि अगर हम इसको लिखेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया तो 3 13 बटे 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 2। आपको लगेगा कि ये 3 पर पावर 1 ये एक फालतू आ गया है, यानी कि यह भी क्या है, यह शांत नहीं है। तो 3 नंबर ऑप्शन को चेक करिए, ये लिखा गया 343 बटे 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 3 गुना 7 पर पावर 3, यही लिखा गया है। अच्छा, 7 पर पावर अगर 3 यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है, अब देखिए 7 पर पावर 3 यानी कि 3 गो 7 होगा, इसको गुना करिए तो 7 सते 49 होता है, और 49 गुना 7 करिए आप तो 9 सते 63 के 3 बकिया 6 हो गया, और 7 चौक 28 और 6 हो गया 34, यानी कि ये निकल करके आया 343। इसका मतलब 7 पर पावर 3 से ये 343 कट जाएगा, तो निकल करके आएगा 1 बटे 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 3। अब आपको दिख रहा है ये किस रूप में लिखा गया है, तो 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में इसका हर आ गया है। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया, संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, तो वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या क्या प्रदर्शित करता है संख्या रेखा। तो आप जानते होंगे, अगर ये संख्या रेखा है तो ये बीच में अगर 0 हो गया, इधर जो भी मान लिखेंगे ये आएगा प्लस में, और इधर जो भी मान लिखेंगे ये आएगा माइनस में। यानी कि यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, आगे चलता रहेगा। और ये माइनस का 1 हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे माइनस का 1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, माइनस का 4 हो गया, ऐसे करके ये लिखाएगा। यानी कि आपको यहाँ पता चला कि ये क्या हो सकता है, तो प्राकृतिक संख्या हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें हम यहाँ पे बटे में भी लिख सकते हैं संख्या रेखा पे, यानी कि 1/2, 2/3 ऐसे करके बटे में भी लिखा सकता है। और यहाँ पे रूट के अंदर भी अगर कोई संख्या है तो संख्या रेखा पे हम इसको लिख सकते हैं। कहने का मतलब नंबर लाइन पे यानी कि संख्या रेखा पे हम क्या चीज को प्रदर्शित कर सकते हैं, तो क्या वास्तविक संख्या को या प्राकृतिक संख्या को या परिमेय संख्या को या अपरिमेय संख्या को, इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या भी को भी कर सकते हैं, है ना, परिमेय संख्या को भी कर सकते हैं और परिमेय संख्या को, तीनों को कर सकते हैं। यानी कि सब मिला करके क्या हो गया, यहाँ पे आएगा एक वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सब कुछ आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n है। बोला गया n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n क्या होगा, क्या हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा, या हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, या हमेशा परिमेय संख्या होगा, या कभी प्राकृतिक संख्या होगा, या कभी अपरिमेय संख्या होगा, इसको चेक करना है। n एक प्राकृतिक संख्या है तो हम n के जगह क्या लिख सकते हैं, n के जगह हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, जो मर्जी हम ले सकते हैं, 25 ले सकते हैं, 16 ले सकते हैं, है ना। तो अब लेकर के देखिए, अगर n का मान हम लेते हैं 2 तो क्या होगा, यह कौन सा संख्या होगा, इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं। अगर नहीं निकलेगा तो यह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अच्छा, अगर हमको 2 नहीं लेना, अगर हमको 4 लेना है यहाँ पे, तब आप देखेंगे n का मान अगर 4 लिए तो इसका पूरा का पूरा वर्गमूल निकल गया, यानी कि अब यह क्या आ गया, यह आ गया परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब एक बार ऑप्शन को देखिए, तो क्या हमेशा प्राकृतिक संख्या आता है, नहीं, इसमें क्या होता है, इसमें रूट भी है ना, रूट के अंदर भी आ जाएगा ये। क्या हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, नहीं, यहाँ देखिए अपरिमेय संख्या आया, लेकिन यहाँ पे भी परिमेय संख्या भी आया है। क्या हमेशा परिमेय संख्या होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या भी होता है। यानी कि कभी हो जाएगा प्राकृतिक संख्या, यानी कि 1 2 3 जो लिखे हैं, ये कभी प्राकृतिक संख्या भी हो सकता है और कभी अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ध्यान से एक बार पढ़िए, बोले देखिए क्या बोला गया है। बोला कि दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। बोला गया दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल तो हमेशा अपरिमेय होगा। एक बार करके देखिए आप, दो अपरिमेय संख्या लीजिए, √3 देखिए अपरिमेय संख्या है और गुना कर दीजिए √3 से, यानी कि दो गो अपरिमेय संख्या हो गया। ये निकल कर आएगा 3, यानी कि ये निकल करके आ गया परिमेय संख्या। और यहाँ बोला गया कि दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, तो ये बिल्कुल क्या है, ये गलत लिखा गया है। आइए अगला देखते हैं, बी नंबर। बोला गया एक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। बोला गया कि एक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा। तो लिख करके देखिए, एक परिमेय संख्याओं को लिखिए आप, यानी कि एक परिमेय संख्याओं को लिखिए तो 2 लिख दिए, एक अपरिमेय संख्याओं को लिखिए तो √3 लिख दीजिए, तो ये निकल के आएगा 2√3, यानी कि यह क्या निकल करके आया, अपरिमेय संख्या। और वैसे भी आप लोग याद रखिएगा, जब परिमेय संख्या को गुना करते हैं अपरिमेय संख्या से, अपरिमेय संख्या से गुना कर देंगे, ये जो निकल करके आएगा, यह निकल करके आएगा हमेशा, ये हमेशा निकल करके आएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हमेशा निकल करके आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर। आगे बोला गया दो संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता। दो अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं होगा, तो यह भी बिल्कुल गलत लिखा गया है। बोला एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता, ये भी गलत लिखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, x⁴n+1 का गुणक x+1 है सिर्फ तभी। ये क्वेश्चन अभी तुरंत हम किए थे, इसमें पता चल गया कि n क्या है, n एक विषम पूर्णांक होता है ना। अभी इसको हम कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। जब कोई संख्या अभाज्य होगा, है ना, तो उसमें एक से और खुद से तो भाग लग जाएगा, है ना, लेकिन बाकी किसी से भाग नहीं लगेगा। तो आप देखिए यहाँ पे, ये अगर 10 है, 10 में 1 से भी भाग लगेगा, 10 से भी भाग लगेगा, इसके अलावे इसमें 5 से भी भाग लग जाएगा, 2 से भी भाग लग जाएगा। इसका मतलब ये 10 अभाज्य संख्या नहीं है। 21 में भी वही बात है कि 1 से भी भाग लगेगा, 21 से भी लग जाएगा, है ना, ये 3 से भी लग जाएगा, 7 से भी लग जाएगा, यानी कि यह भी अभाज्य संख्या नहीं है। अगर आप 35 को चेक करिएगा तो 1 से भाग लगेगा, 35 से भी भाग लगेगा, है ना, उसके बाद 5 से भी लग जाएगा, 7 से भी लग जाएगा। इसका मतलब यह भी अभाज्य नहीं है। लेकिन आप 11 को देखिएगा, 11 में केवल 1 और 11 से, यानी कि 1 से और स्वयं से ही भाग लगेगा, बाकी किसी से भाग नहीं लगेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यानी कि 11 क्या है, यह अभाज्य संख्या होगा। अगला क्वेश्चन, बोला यदि दो संख्याओं का HCF 15 LCM 90 हो तो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो आपको बताया है कि दो संख्याओं का गुणनफल या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मोफ गुना लॉफ होता है। चलिए, दो संख्याओं का हमको गुणनफल निकालने के लिए बोला गया है ना, तो उसका होगा मोफ गुना लॉफ। तो मोफ दिया गया यहाँ पे 15, लॉफ दिया गया है 90। तो बैठाइए यहाँ पे 15, यहाँ पे 90 को गुना कर दीजिए, 15 गुना 9 करिएगा तो ये आएगा 135। जीरो है तो जीरो को भी लिख दीजिए, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1350। ये है दो संख्याओं का गुणनफल। अगला क्वेश्चन, पाई है। बोला गया पाई है, तो पाई क्या है, तो परिमेय संख्या है या पूर्णांक है या अपरिमेय संख्या, या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको बताए हैं कि ये जो पाई होता है अपरिमेय संख्या, पाई होगा अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर पूछा जाएगा आपसे कि 22/7 जो कि पाई का मान होता है, ये 22/7 क्या होगा, तो 22/7 होता है परिमेय संख्या।
तो याद रखिएगा पाई क्या होता है, पाई अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही कि अपरिमेय संख्या है पाई। अगला क्वेश्चन 112 नंबर क्वेश्चन बोला गया √7 है, ये √7 एक डैश संख्या है, तो √7 क्या है, क्या परिमेय संख्या है, क्या अपरिमेय संख्या है, क्या पूर्णांक है या कोई नहीं है। आपको पता चल रहा है कि अगर ये √7 है, रूट के अंदर इसका पूरा का पूरा वर्गमूल निकलेगा नहीं, यानी रूट खत्म नहीं होगा, इसका मतलब √7 क्या है, यह है अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन बोला गया निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या हमको लेकर के आना, यानी कि वैसी संख्या जिसको कि हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आप ये पाई तो पता चल गया, अभी तुरंत हम देख लिए कि पाई क्या है, पाई है अपरिमेय संख्या, पाई होता है अपरिमेय संख्या। अच्छा √7 ये भी रूट के अंदर है और ये इसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा, तो ये भी हो गया अपरिमेय संख्या। लेकिन आप देखिए सी नंबर ऑप्शन ये बोला गया √16/25, यानी कि अगर 16 का वर्गमूल निकालिएगा तो ये 4 आ जाएगा और 25 का 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये आ गया p/q के रूप में आ गया है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परिमेय संख्या है ये। लेकिन अगर डी नंबर आप देखिएगा तो 3√3/√2 है, ये किसी से कटेगा भी नहीं और ना ही √2 का और ना ही √3 का ये रूट खत्म होगा। इसका मतलब डी नंबर भी क्या है, ये भी है अपरिमेय संख्या। परिमेय ढूंढना था तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन √5 एक, अच्छा √5 क्या होगा, तो √5 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, रूट खत्म नहीं होगा। जब रूट खत्म नहीं होगा, रूट के अंदर आएगा तो ये कैसी संख्या होगा, यह होगा अपरिमेय संख्या। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोला गया निम्न में कौन अलग है, बोला गया निम्न में कौन अलग है, तो आप चुनिए। यहाँ पे 3/5 दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय है, ये परिमेय है। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे √16/4 है, इसका मतलब 16 का वर्गमूल आता है 4 और 4 का वर्गमूल आएगा 2, यानी कि यह भी क्या है, यह भी है परिमेय संख्या, यह भी परिमेय है। चलिए अगर आप इसको चेक करिएगा √2/5, यानी कि रूट से बाहर 2 नहीं निकलेगा, रूट के अंदर ही रहेगा, इसका मतलब ये है अपरिमेय, ये है अपरिमेय। अच्छा अगर बोला गया √25/9, तो 25 का वर्गमूल होगा 5 और 9 का वर्ग 9 तो 9 है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, तो ये है परिमेय संख्या, ये है परिमेय संख्या। अब आप बता सकते हैं कि इनमें कौन सा अलग है। तीन को देखिए, ये हो गया, ये बोला, ये हो गया, तीनों का तीनों परिमेय है। लेकिन सी नंबर ऑप्शन क्या है, तो अपरिमेय है, यानी कि ये जो है सबसे अलग है, यहाँ पे सबसे अलग है ये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर √2/5। अगला क्वेश्चन 116 नंबर क्वेश्चन है, ये 116 नंबर क्वेश्चन बोला गया है √15/3 एक डैश संख्या है, तो √अंडर है ये 15/3 है ना। तो अगर इसको काटिएगा तो काट सकते हैं, तो ये 5 बार में कट जाएगा 3 से, यानी कि निकल करके आया √5 और ये 5 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, यानी कि रूट के अंदर ही रहेगा, रूट रहेगा। और जब रूट है इस पे ये कैसी संख्या होगा, तो यह होगा अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या, तो अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी ये भी सही हो जाएगा अपरिमेय। अगला क्वेश्चन बोला गया 3+2√2 एक डैश संख्या है। अब देखिए यहाँ पे ये 3 क्या है, 3 है परिमेय, परिमेय है। अच्छा 2√2 क्या है, तो ये है अपरिमेय, अपरिमेय है ये। ठीक है, अब दोनों का योग किया गया है, यानी कि एक सेकंड, यानी कि यहाँ पे परिमेय संख्या, परिमेय प्लस अपरिमेय हो रहा है, अपरिमेय, यानी कि परिमेय में अगर हम अपरिमेय संख्या जोड़ देंगे, ये निकल करके आएगा अपरिमेय, हमेशा आएगा ये निकल करके अपरिमेय संख्या। तो आप बता सकते हैं कि 3+2√2 एक डैश संख्या है, ये कैसी संख्या है, यह है अपरिमेय संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन
निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो आप बताइए कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य का मतलब हो गया कि एक से और स्वयं यानी कि खुद से भाग लगेगा, बाकी किसी से भाग नहीं लगेगा। तो आप 15 को अगर देखिएगा, 15 में 1 से भी भाग लग रहा है, 15 से भी भाग लग रहा है, 3 से भी लग रहा है, 5 से भी लग रहा है, यानी कि यह भाज्य संख्या है। अच्छा 12 में देखिए 1 से भाग लग जाएगा, 12 से भी लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा, 4 से लग जाएगा, 6 से लग जाएगा, यानी कि यह भी भाज्य संख्या है। अच्छा 75 में देखिए 1 से भाग लगेगा, 75 से भी लग जाएगा, 5 से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा, 15 से लग जाएगा, 25 से भी लग जाएगा, यानी कि यह भी भाज्य संख्या है। यानी कि एक और खुद के अलावे अगर किसी संख्या से भाग लगेगा तो वह भाज्य होता है ना। अभाज्य का मतलब वह केवल एक और खुद से लगेगा, बाकी किसी से नहीं लगेगा। अब देखिए 23 को, 1 है और यहाँ पे 23 है, 1 से भाग लग जाएगा, 23 से लग जाएगा, लेकिन इसके अलावे क्या ये किसी से भाग लगेगा इसमें? तो इसमें किसी से भाग नहीं लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि 23 हमारा क्या है? यह अभाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का मॉफ 25 और लॉफ 50 है तो संख्याओं का गुणनफल होगी। यानी कि एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? यह होता है मॉफ गुना लॉफ। दो संख्याओं गुणनफल मॉफ गुना लॉफ। हमको दो संख्याओं गुणनफल ही निकालना है। मॉफ दिया गया 25 तो बैठा दीजिए, लॉफ दिया गया 50 तो बैठा दीजिए। इसको कटाइए तो 25 गुना 5 करिएगा तो 125 होगा, 0 है तो 0 बैठा दीजिए, यानी कि 1250 निकल करके आ गया दो संख्याओं का गुणनफल। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोला गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0, एक्स का मान क्या होगा? तो इस तरह के क्वेश्चन में पहले एक बार ऑप्शन पर नजर डालिए। बोला गया क्या होगा? एक्स का मान पूर्णांक होगा या भिन्न संख्या होगा या अपरिमेय संख्या होगा या तो वास्तविक नहीं होगा। तो ऐसा क्वेश्चन में आप क्या करेंगे? तो जो दिया गया समीकरण उसका निकालेंगे गुणनखंड। आप लोग को गुणनखंड निकालने तो आता ही होगा, इसका निकालना है गुणनखंड। तो गुणनखंड निकालिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 का गुणनखंड निकाल दीजिए। आपको पता होगा कि गुणनखंड में हम करते क्या है, लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ये 5x को ऐसे संख्या में तोड़िए जिसको जोड़ने या घटाने के बाद 5x आ जाए, और वो दो संख्याओं गुना करने के बाद ये दोनों गुना करिए, ये 4 गुना एक्स स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम 4x कर दें, माइनस का x कर दें, प्लस का 4 कर दें, बराबर 0 अगर कर दें, तो देखिए यहाँ पे माइनस का 4x और माइनस का x यानी कि 5x भी पूरा हो गया, और माइनस का 4x गुना माइनस का x करिएगा तो 4x स्क्वायर भी आ जाएगा, यानी कि ये ठीक है। अब देखिए कॉमन आएगा यहाँ पे x को कॉमन लीजिए तो यहाँ पे बचा x, माइनस का बचा यहाँ पे 4, यहाँ फिर माइनस चिन्ह है तो माइनस 1 लीजिए कॉमन, यहाँ बचेगा x माइनस का 4 यहाँ पे बच जाएगा। अब यहाँ पे गो में से एगो बाहर निकालिए, यानी कि x माइनस 4 और x माइनस 4 दो गो लिखा हुआ है तो कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस 4, एक बाहर निकल गया, बचेगा क्या? तो x माइनस का 1 यानी कि x माइनस 1 बच गया बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग कर दीजिए, x माइनस 4 0 के बराबर कर दीजिए, बराबर 0 हो गया इधर, और ये x माइनस 1 बराबर 0 हो गया। अगर 4 को इधर लेके आइएगा तो x बराबर 4 निकल करके आया, और यहाँ पे x बराबर 1 निकल करके आ गया। अब बताइए कि 1 और 4 क्या है? क्या पूर्णांक है? तो जी हाँ पूर्णांक है। क्या भिन्न है? तो नहीं। क्या अपरिमेय संख्या है? तो नहीं है। कि क्या वास्तविक नहीं है? यानी वास्तविक है, ये वास्तविक नहीं है बोला गया वहां, लेकिन ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? यह एक पूर्णांक है, 1 और 4। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? बोला गया निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब हमको ढूंढना होगा कि कौन सा परिमेय संख्या है, कौन सा परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए रूट अंडर 11 है, इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, यानी कि यह है अपरिमेय संख्या।
रूट अंडर 15 है, इसका भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, यह भी अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, रूट अंडर 9 का वर्गमूल 3 होता है और रूट अंडर 16 का वर्गमूल 4 होता है। गुना करिए 4 तिया 12, कुछ नहीं नीचे तो एक हम कर सकते हैं, यानी कि यह p बटे q के रूप में लिखा गया है, यानी कि यह क्या है, यह है परिमेय संख्या। यानी हमको बोला गया कि अपरिमेय संख्या नहीं है, तो कौन सा नहीं है अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या है। बाकी अगर आप डी नंबर को भी देखिएगा, ये भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा, 5 नहीं निकलेगा, तो यानी कि डी नंबर भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है। ठीक है, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः, यानी कि एक वृत्ताकार पथ है ना, वहां पे 3 धावक दौड़ता है और एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है। ठीक है, तो पहला जो है एक चक्कर जब, यानी कि यहाँ से घूम करके यहाँ तक आता है, एक चक्कर जब लगाता है तो 3 घंटा में लगाता है। दूसरा का धावक 4 घंटा में लगाता है और तीसरा धावक 8 घंटा का समय लगता है एक चक्कर लगाने में। बोला गया तीनों को प्रस्थान बिंदु पर, यानी कि इस बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। यानी कि जब ये तीनों चक्कर लगाना स्टार्ट किया तो कितना देर के बाद तीनों फिर से जहां से प्रस्थान किया था उस बिंदु पे आकर के मिलेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन ये बिल्कुल ही हल्का होता है ऐसा क्वेश्चन। इसमें केवल आपको क्या करना होता है, इसमें केवल एलसीएम निकाल लेना होता है जो भी दिया गया है। ये 3 दिया गया, 4 दिया गया, 8 दिया गया, आप इसका निकालिए एलसीएम। ये 2 से भाग लग जाएगा, इसमें 3 उतार लेंगे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, और फिर से भाग लगाइए 2 से, ये हो गया 3, ये हो गया 1, फिर यहाँ हो गया 2, यानी कि क्या हो गया, निकल करके आया 2 गुना 3 गुना 2। अब इसको गुना कर दीजिए, गुना करिए, 2 दूना 4 हो गया, 4 तिया 12, 12 दूना 24, ये हो गया 24। यही जो 24 हुआ इतना ही देर में, यानी कि 24 घंटा में पुनः तीनों प्रस्थान बिंदु पर मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, 24 घंटा। तो ऐसा क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं है, खाली इसका एलसीएम निकालिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर यहाँ पे घंटा में दिया गया है तो आंसर भी घंटा में ही आएगा, अगर मिनट में होगा तो मिनट में आएगा, और सेकंड में अगर दिया रहेगा यहाँ पे तो सेकंड में आएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन बोला गया कि भाज्य बराबर डैश गुना भागफल प्लस शेषफल। तो आपको याद रखना है कि होता क्या है, यहाँ पे भाज्य बराबर होता है भाज्य, यानी कि भाज्य होता है बीच में, और यहाँ पे होता है भाजक, और यहाँ पे आएगा भागफल, और जो भी शेष आता है नीचे लिखाता है यहाँ पे शेषफल। यहाँ पे क्या भाजक, यानी कि यहाँ हो गया भाजक गुना भागफल प्लस होता है शेषफल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया √2 है, तो √2 क्या है, तो इसका तो रूट खत्म होगा नहीं, यानी कि यह क्या है, तो अपरिमेय संख्या होगा। अगला क्वेश्चन, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा, यानी कि 625 का निकाल लीजिए आप अभाज्य गुणनखंड, और आप देख लीजिए कि 5 का घात क्या होगा। तो 5 से लगाइए यहाँ पे भाग, तो ये हो जाएगा 125, फिर लगाइए 5 पे तो ये हो जाएगा 25, फिर लगाइए 5 पे तो ये हो गया 5, फिर लग जाएगा 5 पे तो यहाँ हो गया 1, यानी कि कितना 5 है, तो 1 2 3 4 गो, यानी कि ये निकल कर के आएगा 5 पर पावर 4। वही पूछा गया कि 5 का घात होगा, 5 का घात क्या हो रहा है, आपको दिख रहा है कि 4 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, बोला गया अब ढूंढिए कि परिमेय संख्या कौन सा है। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर ए बोला गया √49/64, अगर 49 का वर्गमूल निकालिएगा तो 7 आएगा, और अगर 64 का वर्गमूल निकालिएगा तो 8 आएगा, और ये आपको दिख रहा है, तो यही तो है परिमेय संख्या, ये है परिमेय संख्या। बाकी अगर आप देखिएगा 81/91 है, यानी कि 81 का वर्गमूल तो 9 निकल जाएगा, लेकिन 91 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी कि हो गया अपरिमेय संख्या। इसमें दोनों में से किसी का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी कि ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ए नंबर क्या है, तो परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल डैश होता है, यानी कि बोला गया अगर हम
परिमेय संख्या को यानी कि परिमेय गुना अपरिमेय करते हैं, परिमेय गुना अपरिमेय करते हैं, ये जो आएगा निकल करके, अगर ले लीजिए, अगर आपको मान रखना है, परिमेय संख्या लिखिए 2 गुना अपरिमेय संख्या 3 रख दीजिए, गुना करिए तो ये निकल के आएगा 2√3, यानी कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को गुना करते हैं तो निकल करके आता है अपरिमेय संख्या। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा बी, अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है तो एक चक्कर लगाने में 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा का समय लगता है, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। यानी कि ऐसा क्वेश्चन अभी हम किए हैं, अगर एक वृत्ताकार पथ है, यहाँ प्रस्थान बिंदु है, यानी कि यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है धावक, उसके बाद एक ही बिंदु से स्टार्ट करता है, एक ही समय में करता है। एक धावक को लगता है 1 घंटा एक चक्कर पूरा करने में, एक धावक को लगता है 3 घंटा और एक धावक को लगता है 5 घंटा। ऐसा क्वेश्चन में बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, केवल एलसीएम निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आप एलसीएम निकालिए तो तीनों अभाज्य है तो भाग नहीं लगेगा, यानी कि यहाँ पे गुना हो जाएगा 3 गुना 5, यानी कि निकल करके यहाँ पे आ गया 15, और जो 15 आ गया यानी कि 15 घंटा में ये तीनों पुनः प्रस्थान बिंदु पे यानी कि इस बिंदु पे फिर से मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन बोला गया 3 + √3 इंटू 3 - √3 एक डैश संख्या है। आपको यहाँ दिख रहा है कि अगर 3 को a बोले और √3 को b बोल दिए तो यहाँ हो गया a + b हो रहा है यहाँ पे, इंटू यहाँ हो रहा है a - b, और आपको पता होगा फॉर्मूला a + b इंटू a - b बराबर होता है a² - b²। तो इसको हल कर दीजिए, a की जगह 3 है यानी कि 3 पर स्क्वायर हो गया, माइनस b के जगह है √3 यानी कि √3 के ऊपर स्क्वायर हो गया, यानी कि ये निकल कर आया 3 × 9 माइनस √3 होता है 3, यानी कि निकल करके क्या आ गया, तो ये 6 निकल करके आ गया, और 6 को हम नीचे 1 भी लिख सकते हैं 6 के नीचे, यानी कि यह p/q के रूप में आ गया है, यानी कि यह परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परिमेय संख्या, यानी कि एक परिमेय संख्या है। चलिए, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बोला गया है कि परिमेय संख्या 2⁻³ गुना 3/2⁻³ गुना 5/2 का दशमलव प्रसार डैश होता है, यानी कि 2⁻³ गुना 5/2 है, ये तो क्या होगा, आपको दिख रहा है कि ये हर कैसा लिखा गया है, ये लिखा गया है 2n गुना 5m के फॉर्म में लिखा गया है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो आपको पता है इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो चलिए, बाकी का जो क्वेश्चंस मिला है बचा हुआ वो अगला क्लास में लेकर के आएंगे, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि सब कोई पढ़ सके। तो चलिए, मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।